और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम सीधे चलते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज अभी इस पार्लियामेंट में 3 किसानों के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बिल्स आए हैं। एक तो कल लोकसभा में चर्चा होकर पारित भी हो गया, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, उसी तरीके से फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट और फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। ये तीनों जो बिल्स हैं जो अभी लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हो रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटी बिल तो कल लोकसभा से पारित हुआ है, अब राज्यसभा में जाएगा। ये तीनों ही बिल बहुत दूरदृष्टि रखते हैं और बहुत दूरदृष्टि रखते हुए इन बिल्स को एक्ट के रूप में हम सब लोग पार्लियामेंट में पास कर रहे हैं। यह किसानों के उत्पाद का, प्रोड्यूस का दाम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाले ये तीनों ही बिल रहने वाले हैं। और उसी तरीके से निवेश हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में ये तीनों ही बिल बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और बहुत लाभकारी भी हैं, कारक हैं। इसको हमको समझना चाहिए। अब मैं अगर बात करूं एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ एक्ट की, 1955 का एक्ट है, 1955 का। उस समय हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी। 10 मिलियन टन उस समय वीट होता था। आज 10 गुना बढ़ गया है वीट का प्रोडक्शन, 100 मिलियन टन्स हो गया है। उस समय राइस का प्रोडक्शन जो है अभी 4 गुना बढ़ गया है, उस समय 25 मिलियन टन था, आज 110 मिलियन टन है। उसी तरीके से दालों का लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है, 10 मिलियन टन से 25 मिलियन टन हो गया है। तो ये जो बिल आया था वो उस समय था जब शॉर्टेज थी, रेगुलेट करने की ज़रूरत थी और कोई होर्डिंग ना हो और इसका सही दाम मिल सके, सही समय पर लग सके, इस बात के लिए था। अब इसको डीरेगुलेट करते हुए इसमें कोशिश ये रही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या है? फेमीन है, वॉर है, अकाल आता है, नेचुरल कैलेमिटी होती है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए इस बिल को बनाया गया है जिसमें ये एक स्मूथनेस आएगी और इसके माध्यम से प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगा, वह भी निवेश करेगा और उसको भी इसमें से एक उत्पाद लेने की इच्छा जाहिर होगी। यह एक इस विषय को हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स का विषय है, इसको भी फार्मर्स को फैसिलिटेट करने का प्रयास है, किसान को सुविधा देने का प्रयास है। सुविधाजनक तरीके से किसान अपने उत्पाद को बेच सके, इसकी व्यवस्था है। और इसका जो मूल है कि अनाज मंडी के थ्रू, अभी क्या है, अनाज मंडी के थ्रू ही बेचा जाता है। यह आपको सुविधा देता है कि अनाज मंडी से बाहर भी आप बेच सकते हैं और आप अपने दाम को तय कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी व्यवस्था है और किसान कंपेयर कर लेगा कि कहाँ हमको उचित दाम मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव होगा कि हमको वहाँ इतना दाम मिल रहा है, आप इतने में देंगे तो मैं यहाँ बेचूंगा। ये कंपटीशन का भी इसमें से विषय आएगा। और इसके साथ साथ इस बिल में ये प्रावधान है कि हम इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइसेस देंगे। और इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइसेस यानी हम सूचना बताएंगे कि कहाँ किस जगह पर क्या प्राइस चल रहा है। और इंटेलिजेंस, मार्केट की इंटेलिजेंस, यानी आगे चल करके क्या होगा, क्या दाम होगा, क्या दाम होने की संभावनाएं हैं, इसके बारे में भी फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा जो डिसेमिनेट करके, यानी वो लोगों तक पहुंचाने की उसकी व्यवस्था होगी। उसी तरीके से ये जो फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एक्ट है, यह भी हम लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, आपको मालूम है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी और उसमें हमेशा ये खतरा बना रहता है कि जमीन का मालिक बन जाएगा जो स्पॉन्सरर है, जो
जो कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आया है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आवश्यक इसलिए भी है कि सब लोग खेती अपने आप नहीं करते हैं, वो किसी से करवाते हैं। तो इसमें मॉडल एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं कि मॉडल एग्रीमेंट के माध्यम से रिटन एग्रीमेंट होगा और लिमिटेड पीरियड के लिए लिमिटेड ये एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट जो होगा वह उत्पाद के जो उत्पाद होगा उस पर होगा, और यह एग्रीमेंट भी रीजनल भाषा में होगा ताकि किसान पढ़ सके, समझ सके, जान सके। कोई भी मॉडिफिकेशन उस जमीन पर अगर इन्वेस्ट करने वाला करता है तो भी उसका मलकियत, उसका अधिकार किसान का होगा, और इसके साथ साथ ये सेम डे उसको पेमेंट हो जाएगी जिस दिन क्वालिटी अपना एक्सेप्टेंस होती है। जो उत्पाद की क्वालिटी, जिस क्वालिटी में वो उसके सामने जाता है उस पर उसकी पेमेंट हो जाएगी। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ एश्योर्ड प्राइस, बोनस और वेरिएबल्स, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से होंगे। तो ये किसान को इस बात का डर नहीं होगा कि बाढ़ आ गई तो मेरे खेत का क्या होगा, मेरे किसान का क्या होगा, मौसम खराब हो गया तो मेरा क्या होगा। तो ये तीनों ही बिल्स जो हैं वह किसान के पक्ष में और किसान को की सेवा करने वाला, और किसान के मार्केट में और दाम मिलने में जितने भी रुकावटें थी, बॉटलनेक्स थे, उन सारों को दूर करने का प्रयास किया गया है। और मैं इसके साथ साथ ये बताना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी इन बिलों का विरोध कर रही है। इसका दोहरा चेहरा है। ये हमेशा हर चीज में इनका काम राजनीति करना है। कांग्रेस को सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं आता। यही कांग्रेस थी जिसने 2013-14 में यूपीए की सरकार में अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को, उस समय कर्नाटक में, असम में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, मेघालय में फूड और वेजिटेबल्स को इसने एपीएमसी से डी नोटिफाई कराया था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी से बाहर इन्होंने डी नोटिफाई कराया था। अभी भी कांग्रेस का ये अपने मैनिफेस्टो में, 2019 के मैनिफेस्टो में वो बड़े स्पष्ट शब्दों में पैराग्राफ 11 में लिखते हैं कि कांग्रेस विल रिपील एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट एंड मेक ट्रेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंट्रा स्टेट फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। ये देखिए, कांग्रेस अनलिशेस होलसेल रिफॉर्म फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडीज। ये है, इसकी तारीख है 7 जनवरी 2014, यूपीए की सरकार। फिर लिखती है डी लिस्टिंग वेजीज फ्रूट फ्रॉम एपीएमसी एक्ट फॉर चेकिंग प्राइसेस। और उसके बाद अपने मैनिफेस्टो में 2019 में लिखती है कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट एंड मेक ट्रेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। उसी तरीके से पैराग्राफ 11 में लिखते हैं, 21 में लिखती है द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 belongs to an age of controls. Congress promises to replace the act and enabling law can be invoked only in case of emergencies. तो सरकार 3 बिल लेकर के आई है जिससे कि मजदूरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनने में